Hello students, I'm back again with lecture 3 on the topic Indian economy from 1950 to 1990. Basically बेटा ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एज पर CBSE क्लास 12th इकोनॉमिक्स कोर्स. Chaliye, before starting, I would request you to all subscribe my YouTube channel for more updates on eco, BST, and accounts because I will be soon posting BST and account lecture on my channel. अगर कोई doubts हो, so you can DM me on Instagram or on Facebook Messenger. And even if you want online classes and personal guidance assistance personally, you can guide me on Instagram and you can just send me a message on Instagram and Facebook. So let us start with the today's lecture. Okay, beta. Previous lecture में अपन ने देख लिया था about planning and other things. Now we were saying that is the subsidies which are given by the government that is good or not. First, some say that it is good because that will be benefiting the farmers. As you can see, there are two sides. There is a debate over this topic, well known. First, they say this is a burden on the government. ओके एंड अगर हम नहीं देते हैं तो भैया फार्मर्स कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करेगा हाउ द फार्मर विल गो फॉर द फार्मिंग प्रैक्टिसेस इजीली so in that case first and foremost there is a debate over what there is a debate over this topic whether subsidies should be given or not. और let us see this topic very clearly. See बेटा ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए सो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स देने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिसमें सपोज हियर आई हैव गिवन 3 पॉइंट्स फेवरिंग द सब्सिडीज दैट यस इट इज गुड. व्हाई बिकॉज पहली चीज एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना इसलिए है बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस. Why? Because farming is most of the farmers are totally dependent on rainfall. अब जब रेनफॉल ही नहीं आएगी और कभी कभार मानसून रेन्स अच्छे से नहीं हो रही हैं सो अल्टीमेटली द बिजनेस विल कोलैप्स. सो गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस इन इंडिया. सेकेंड, इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है हमारी कंट्री में बिकॉज हियर रिचर आर गेटिंग मोर रिचर and poor are getting more poorer as it is said. So poor farmers के लिए subsidies ही requirement है. उसको subsidies चाहिए. किस किस पे subsidies चाहिए? The subsidy he requires is on fertilizers, on पेस्टिसाइड्स. उसको सब्सिडीज इन सब चीजों पे चाहिए रहेगी तो जाके वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएगा तो जाके वो अपनी सैलरी या पर्टिकुलरली फैमिली इनकम को इंक्रीज कर पाएगा. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड अगर आप उनसे सब्सिडीज हटा लोगे तो उनके इनपुट्स क्या हो जाएंगे कॉस्टली. दे विल बी नॉट बी एबल टू अफोर्ड और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा डाउन. अगर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा सो अल्टीमेटली जीडीपी भी जाएगा नीचे. सिंपल फंडा है. आज अगर फार्मर्स को आपने सब्सिडीज देने मना कर दिया ultimately what will happen they will not be able to do their farming practices up to the mark. तो ये हो गया कि भैया हमको सब्सिडीज मेंटेन करनी पड़ेंगी एग्रीकल्चर में. सेकेंड पॉइंट विच इज गोइंग अगेंस्ट द सब्सिडीज. सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स दैट इज बर्डन ऑन गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट पे बर्डन क्यों है बिकॉज इट इज टाइप ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इससे कोई असेट नहीं बिल्टअप हो रहा है स्टूडेंट्स. अगर गवर्नमेंट बजट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसमें दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं. वन इज कैपिटल एंड वन इज रेवेन्यू. सब्सिडीज जो सरकार दे रही है वो उनका रेवेन्यू खर्चा है वो उनका कैपिटल खर्चा नहीं है. तुम खुद सोचो आज अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडीज के अमाउंट से एक हॉस्पिटल बनाएगी तो उसके इनकम जनरेट होना चाहिए. आज अगर वो स्कूल बनाएगी तो उनकी इनकम कुछ तो जनरेट होगी. पर अगर सब्सिडीज दे दी तो वहां से इनकम जनरेशन तो कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट और ये बर्डन बन जाता है. इट शुड विड्रॉ एज देयर पर्पस हैज बीन सर्व. सी स्टार्टिंग में देना अच्छा था. कुछ ये कहते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स कहते थे कि एट दी स्टार्टिंग जब कोई चीज नहीं आ रही जैसे HYV सीड्स नए आए थे फर्टिलाइजर्स नए नए आए थे पेस्टिसाइड्स नहीं आई थी. जो जब चीज कोई नहीं आएगी तो आप उसको इंट्रोडक्शन मतलब जब वो इंट्रोड्यूस हो रही है तब आप सब्सिडीज दो ताकि उस फार्मर को उस चीज का बेनिफिट मिल जाए. अब जैसे उसको पता चल गया कि इसका ये बेनिफिट है तब आप सब्सिडी क्या कर दो विड्रॉ कर लो जब तक उसका पर्पस
सर्व नहीं होता तब तक आप सब्सिडी रहने दो, लेकिन जैसे ही उसका पर्पस सर्व हो गया आप सब्सिडी हटा दो। सेकेंड इज बेनिफिट टू रिच फार्मर्स। आप देख रहे हो कि भैया बेनिफिट पुअर को जाना चाहिए, नहीं, बेनिफिट किसको जा रहा है, रिच फार्मर्स भी सब्सिडी एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग मोर रिचर, बिकॉज उनको सब्सिडाइज रेट्स पे क्या मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। सो बेनिफिट जो है सब्सिडीज का वो पुअर की तरफ ना जाते हुए ज्यादातर किसकी तरफ जा रहा है, रिच फार्मर्स की तरफ। सो दैट्स व्हाई सम इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट this should be withdrawn from the agriculture. Chalo. Now moving on to the topic that what is the role of public sector in industrial development. Let us start. So students, let us continue that what is the role of public sector in industrial development. First is I have created one short form here, that is LOSC, loops. फर्स्ट इज एल फॉर लेक ऑफ इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उस मोमेंट पे। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सी, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ भी जाती हैं तो उनका मेन मोटिव हो जाता है बेटा प्रॉफिट। अब उनको प्रॉफिट कमाना है तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे तो वो सर्विसेज कैसे दे पाएंगे। आप कोरिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। You have electricity connection in your house, it is normally mostly done by the public sector, because अगर electricity private sector के हाथ में आ जाएगी that would be more costly. Next is shortage of capital with the private sector. इतनी huge industries के लिए capital चाहिए, so वो private sectors के पास नहीं है. And last is employment generation, and that is to be done by public sector because उसकी responsibility है employment generation की. So let us discuss this point in a detailed form. First, lack of incentive to private sector. The Indian market was not big enough to ensure private industrialists to undertake the major project. जो आपके major products हैं, they require huge investment, and at that moment, Indian market was not that much established कि भैया वो private industrialists की demand को fulfill कर पाए, क्योंकि वहाँ पे demands नहीं थी, तो investment क्यों करना? There was low level of demand for industrial goods, and for this meeting forward nation's food requirement. मेन वहाँ पे अभी किसके लिए फोकस था, इट वाज फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमको एग्रीकल्चर डेवलप करना था, वी वर फोकसिंग ऑन फूड सफिशिएंसी एंड ड्यूरिंग दैट मोमेंट ऑफ टाइम। सो इंडस्ट्रीज और सर्विस पे इतना particularly private sectors attract nahi ho raha tha. Okay, and that's why that was the impact. Now coming on to the next, that is objective of social welfare. State had complete control over those industries that were vital for the economy. मतलब जो important industries हैं उन्होंने private sectors को दी ही नहीं, उन्होंने किसको दी, वो public sector ने अपने अंडर ही रखी, जैसे still electricity, defense, railways, ये अभी भी आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर ही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं पे उन्होंने स्टेट्स ने प्राइवेट सेक्टर्स को दी हुई है, बट मोस्टली डिफेंस एंड रेलवेज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक। सो क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर दैट विल बी अचीव बाय पब्लिक सेक्टर, उसे प्राइवेट सेक्टर अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करवाया, बट वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए सेफुल था, दैट वाज बाय डन बाय देम फॉर सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है बेटा, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे पा रहा था, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास स्टार्टिंग में इतना पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, 1907 में टिस्को आ गया था बेटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। I will be discussing on dates, particularly मैंने उसके लिए एक अलग lecture prepare करके रखा हुआ है। Will be preparing that slides very soon and will discuss you on the online mode also. So government has to make industrial investment through PSUs. Simply है, क्योंकि आज कैपिटल नहीं है तो कौन उस मेन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, कौन उस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेगा, that has to be done by government. And last में industries provide employment generation which is more stable than employment in agriculture, because agriculture was a seasonal business. आपने यहाँ पे देखा ही होगा बेटा, एग्रीकल्चर क्या था आपका, सीजनल बिजनेस था। इट वाज getting not that much opportunities, we were only having some low opportunities in the agriculture. So to promote modernization as well as for the overall prosperity,
दे हैव टू गो फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये इफेक्ट हुआ। अब ये सिनेरियो अगर आप समझ गए बेटा, तो यहाँ से आप समझाओगे कि आईपीआर क्या है। That is, IPR is 1956. At that moment, that policy was launched. इसके पहले एक policy 1948 में launch हुई थी, which was not that much successful. So IPR जो 1956 आया, वो क्यों आया? सबसे पहला उसका जो focus था, it was focusing on socialistic pattern of society. सेकेंड टाइम पीरियड वाज दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसे लॉन्च किया गया। अगर आप देखो तो 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हो गया था, और इसमें बेटा सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्रीज को किसमें क्लासिफाई किया गया। इट क्लासिफाई इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वाज शेड्यूल ए, सेकेंड वाज शेड्यूल बी, एंड थर्ड वाज शेड्यूल सी। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस हुए इंडस्ट्रीज के, पहला शेड्यूल ए, then schedule B, and then schedule C. अब we will be seeing that how these industries are bifurcated और कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज इन तीनों शेड्यूल्स में आ रही है। सबसे पहला शेड्यूल ए की बात करूं बेटा, सो इंडस्ट्रीज दैट वर वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही इन्वॉल्व रहेगा और कोई नहीं। जो है बेटा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ऑटोमेटिक और एटॉमिक एनर्जी एंड ऑयल एंड रेलवेज, मतलब इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट की तरफ से नहीं आएगा। दिस इज शेड्यूल बी, दिस इज particularly typing mistake. Schedule B is private sectors will join hand with state sector, with the state taking the sole responsibility for starting the new units. अभी उसके ऊपर प्राइवेट का कोई नहीं है, they will be working together. Are you getting? मतलब शेड्यूल बी में ऐसे सेक्टर्स या उन इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था जहां पे दोनों ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करने की किसकी रहेगी? सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन दी स्टेट ओनली, उसे प्राइवेट नहीं चलाएगा, सोल रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स एल्यूमिनियम, माइनिंग एंड फर्टिलाइजर्स। शेड्यूल सी में जहां पे प्राइवेट सेक्टर was kept under the state control, यहाँ पे लाइसेंसिंग का सिस्टम शुरू हो गया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो पूरा प्राइवेट का है, लेकिन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टेट से। इसी से स्टेट क्या कर रहा था? कंट्रोल। नो न्यू इंडस्ट्रीज वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन। मान लो चलो आपको एक कुछ नया खोलना है, कुछ नई इंडस्ट्री उस शेड्यूल सी की खोलनी है, तो आप 100% इन्वेस्टमेंट कर लो, यू कैन गो एंड गो फॉर 100% इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई रोक टोक नहीं, पर उसके लिए पहले आपको लाइसेंस समझना पड़ेगा। बेटा ये आगे चल के लाइसेंस राज बना था, ये आएगा जब अपन चैप्टर 3 रिलेट करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि लाइसेंस राज कैसे खत्म हुआ और उसे कैसे वाइंड अप किया गया। सो 3 शेड्यूल समझ में आ गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। Now, moving on to what was small scale industries. अब भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे मेजर है कार्वे कमिटी दैट वाज बीन फोकसिंग ओनली ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और लेट अस अंडरस्टैंड कार्वे कमिटी क्यों बनी। उन्होंने बोला कि भैया हम बन रहे हैं ग्रोथ करने के लिए। देखो हर किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है दैट दे कैन स्टार्ट अप द एंटरप्राइज और वो लार्ज स्केल में एकदम से चले जाए, इतना इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं। तो उनका पर्पस था कि पहला वो रूरल एरिया डेवलप करेंगे, और दूसरा वो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करेंगे। दिस वाज द पर्पस ऑफ कार्वे कमिटी, एंड दैट्स व्हाई दे वर फोकसिंग मोर ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आज आप देखिए रूरल एरियाज में जगह जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, दे ओनली रिक्वायर अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, पर तब भी उनका वहाँ पे प्रमोशन, उनकी वहाँ पे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो गया। सो दैट वाज द मेजर कंसर्न ऑफ कार्वे कमिटी। Okay, now coming towards the particularly investment, बेटा ये इन्वेस्टमेंट कब की है, आप उस पर फोकस करिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड वाज 5 लाख, प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है वो 1 करोड़ है। मैं इस पे इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं करते हुए, इस दिस चेंजेस एज पर दी बजट, ये हो सकता है कि अब शायद तक 5 करोड़ भी आ जाए। इट चेंजेस एज पर द सिनेरियो। सो उस टाइम पे मैन आई एम टॉकिंग अबाउट 1956 व्हेन आईपीआर वाज लॉन्च, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम भैया स्मॉल स्केल तक का इन्वेस्टमेंट, मतलब 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करा है तो स्मॉल स्केल है, 5 लाख के ऊपर जाएगा तो मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट लिमिट याद रखिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करना, देखो आज अगर मैं स्मॉल स्केल डाल रहा हूँ, मेरे सामने वही प्रोडक्ट की लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ गई,
टेक फॉर द एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्लॉथ डाल रहा हूँ स्मॉल स्केल में, और मेरे सामने भैया एक इंडस्ट्रियल बैठा है, वो भी तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट पे बैठा है। तो स्मॉल स्केल उनसे compete नहीं कर पाएगा, इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट complete, or it is compete error, spelling typing error, with the big industrialist firm, so that उनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उनकी ग्रोथ ने कार्बन कमेटी ने क्या सोचा। अब वो अचीव किया बेटा अपन ने दो जगह से। पहला है कि कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर लो, कि भैया ये प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ये प्रोडक्ट बनाएंगी, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या बोला कि गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन देगी। कैसे कंसेशन देगी, मान के चलो एक्साइज ड्यूटी पे कंसेशन देगी, बैंक से अगर लोन लिया है तो उस पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, दैट इज अगेन अ कंसेशन गिवन बाय योर कार्वे कमिटीज एंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सोचा गया कि क्योंकि अगर अपन लार्ज स्केल से compete करेंगे तो दो पॉलिसी पे फोकस करेंगे, पहले तो आप रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट करवा लो, और दूसरा आप दूसरे कंसेशंस देना शुरू कर दो। दिस वाज द टारगेट फॉर प्रोटेक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलिए, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। Do not forget to subscribe my YouTube channel for more updates on eco, on BST, and on accounts. प्रेजेंटली आई एम पोस्टिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर्स, वही आपका मेरा टारगेट है। अभी माइक्रो मैक्रो स्टैट्स पूरा हो चुका है, आईडी आपका चल रहा है, आईडी आई विल बी कंप्लीटिंग वेरी मच सून। सो होल इकोनॉमिक has been posted of 11 and 12. अभी BST and accounts I will be posting very soon. If you want some online classes or online inquiry, you can DM me on Instagram or on Facebook Messenger. Do share this video with your friends. Do hit the like button if you like the video content and the PowerPoint presentation, and do subscribe my channel for further updates. Thank you, students.